हेलो बच्चों, नमस्कार। डीडी पाठशाला में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 12th इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप इसे रामबाण क्लास भी बोल सकते हैं। क्यों रामबाण क्लास? क्लास 12th इकोनॉमिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं पूरे झारखंड से, ये जैक बोर्ड के लिए है स्पेशल। जितने भी झारखंड में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिसका विषय इकोनॉमिक्स है, साइंस और कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के, जिस जिस बच्चे को इकोनॉमिक्स विषय में डर लग रहा है, आप ये फील कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स हमने अभी तक अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं की है, पास कैसे करेंगे, उन सारे विद्यार्थी के लिए हम आज एक इम्पोर्टेंस क्लास लेकर आए हैं। वह इम्पोर्टेंट सजेशन लेकर आए हैं प्रश्नों के साथ, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में पास करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, उन सारे प्रश्नों को आप एक बार जरूर एग्जाम से पहले एक बार सॉल्व करके जाना। आप इसे रट लो, याद कर लो, समझ लो, कैसे भी कर लो, लेकिन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके जाना। ठीक है, ध्यान देंगे। क्लास 12th में दो बुक है। एक बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, एक है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। दोनों बुक्स का मैंने वो इंपॉर्टेंट सवाल लिया है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे टेली करता हो, है ना। तो सच में ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और बहुत बच्चे ये क्वेरी थी कि सर हमें वो सजेशन बताइए, हमें वो इंपॉर्टेंट सवाल बताइए जो मुझे एग्जाम में सीधा सीधा हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम वो सजेशन लेकर आए। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वो सारे सवाल करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ, सिर्फ प्रश्न कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में 2026 के एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले हैं। तो वह सवाल क्या है? देखिए, पहला सवाल आपका बनता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, व्हाट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे आपको सवाल आएगा। क्या आएगा? इससे आपको सवाल आएगा। पहला नंबर सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल क्या बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होना चाहिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, तीसरा सवाल क्या आना चाहिए, क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या की विवेचना करे, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है, उपभोक्ता के बजट सेट से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बजट सेट। क्या है, कंज्यूमर बजट सेट के बारे में पूछ सकता है। अगला सवाल देखिए। ठीक है, चौथा भी नोट करेंगे। पांचवा में क्या है, उदासीनता वक्र से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस कर्व के बारे में पूछ सकता है। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, सामान्य वस्तु क्या है, घटिया वस्तु क्या है, स्थानापन्न वस्तु या पूरक वस्तु, एक्सप्लेन द नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विथ एग्जांपल के साथ आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला सवाल क्या है देखिए, तो गिफिन वस्तु से क्या समझते हैं, व्हाट इज द गिफिन गुड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल के साथ आपको पूछा जा सकता है ये सवाल। अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर में पूछा गया है क्या, मांग का नियम या मांग का अपवाद को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। ठीक है, 9 नंबर क्या नंबर सवाल है, मांग का कीमत लोच क्या है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी बन सकता है। अगला है, मांग की लोच के प्रकार बताइए। आप 5 प्रकार की लोच होती है, पांचों में से पूछ सकता है, कोई भी एक ग्राफ के माध्यम से पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगला क्या है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में पूछ सकता है ना। सीमांत लागत औसत लागत के बीच आपको रिलेशन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये हो सकता है। सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के बीच संबंध बताइए, ये भी हो सकता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है। प्रतिफल वृद्धि नियम से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न रिटर्न, है ना। अगला देखो, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम समझाइए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत या कुल लागत क्या है, व्हाट आर टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, है ना। अल्पकालीन औसत लागत यू आकार का क्यों होता है, पूछा जाएगा यू आकार का क्यों होता है। सीमांत लागत का भी आकार यू आकार का होता है, क्यों होता है, ये आपको एक्सप्लेन करके समझाना होगा। पैमाना का प्रतिफल से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न टू स्केल, है ना। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपके। और देखिए, और क्या सवाल है,
कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम को समझाइए। एक्सप्लेन द टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बारे में हो सकता है। क्लियर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लाभ अधिकतम करने हेतु फर्म के उत्पादन की शर्त क्या? व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमम बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन? हो जाएगा। अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन शॉर्ट रन के बारे में पूछ सकता है, या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में भी पूछ सकता है कि सप्लाई कर्व क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है? हाउ इज इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? ये भी पूछ सकता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक बताइए। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग सप्लाई। बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मार्केट इक्विलिब्रियम। या एक ये भी आ सकता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आने का बहुत ज्यादा ये भी आ सकता है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये भी उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित कीमत, व्हाट विल हैपन इफ द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस? अगर संतुलित कीमत से अधिक हो तो वहां पे बाजार में प्रचलित कीमत क्या होगा? या ऐसे भी पूछ सकता है, संतुलन कीमत अगर कम हो, इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तब बाजार में जो मार्केट प्राइस है तब क्या होगा? ये भी पूछ सकता है। अगला एक सवाल है, कॉफी का कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलन कीमत को कैसे प्रभावित करेगा? रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। हाउ विल ए हाउ विल ए चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ टी? एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। मात्र 27 क्वेश्चन है बेस्ट ईयर शास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितना? 27 क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हैं, रट लो, समझ लो, जैसे करना है, अब नोट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ये 27 का 27 सवाल जरूर करके जाना। ठीक है ना? आपको सच में सवाल में कर लिए 6 महीने पास आराम से हो जाए, है ना? अब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए है? तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करे। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट हर साल के लिए होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करे। डिस्क्राइब द 4 मेजर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से 4 सेक्टर क्या क्या होता है? हाउस होल्ड के बारे में बताना होगा, फॉर्म के बारे में बताना होगा, गवर्नमेंट के बारे में बताना, या रेस ऑफ द वर्ल्ड, है ना? क्या सवाल बन सकता है अगला? राष्ट्र आय के चक्र प्रवाह से क्या समझते हैं? व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पूछ सकते, है ना? स्टॉक और प्रवाह में अंतर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। राष्ट्र आय क्या है, इसके मापने के 3 विधि को व्याख्या करें। व्हाट इज नेशनल इनकम? एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। और 3 मेथड क्या क्या है? आपको प्रोडक्शन मेथड से भी पूछ सकता है, आपको एक्सपेंडिचर मेथड से भी पूछ सकता है, और इनकम मेथड से भी पूछ सकता है कि आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो, है ना? ये तीनों मेथड को आपको जिक्र करके बताना होगा। सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जीडीपी के बारे में आपको पूछेगा सीधे। देखिए अगला, मुद्रा के कार्य, व्हाट डू, अच्छा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, व्हाई इज मनी डिमांडेड। हाँ, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या एक सवाल है कि मुद्रा के कार्य बताइए, सीधा सीधी पूछेगा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी। या दूसरा सवाल भी पूछा जाता है, मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? व्हाई इज मनी डिमांडेड। आपको पता होगा 3 तरह से मुद्रा की मांग की जाती है ना? आप लोग पढ़ लेंगे क्लास में। मुद्रा की पूर्ति से क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय सप्लाई ऑफ मनी। या बैंक वाले चैप्टर से पूछ सकता है कि वाणिज्य बैंक साख का सृजन कैसे करते हैं। अच्छा, हाउ डू यू, अच्छा ये तो पिछले सवाल में आ गया है, तो ये वाला नहीं पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि बदले में आएगा, सेंट्रल बैंक के बारे में पूछेगा। सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक, जो केंद्र बैंक है, ये साख का सृजन कैसे किया जाता है? ये नहीं आएगा एग्जाम में। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? केंद्र बैंक साख का सृजन कैसे करते हैं? हाउ डू यू सेंट्रल बैंक होना चाहिए क्रिएट क्रेडिट्स। ठीक है ना? अगला, वाणिज्य बैंक और केंद्र बैंक में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में पूछ सकता है। या फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में पूछ सकता है। वाणिज्य बैंक के कार्य के बारे में क्या हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 3 चैप्टर से।
वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी खामियां लिखिए। व्हाट इज द बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स ड्रॉबैक्स, है ना, ये पूछ सकता है। या अगला सवाल देखिए, जब अंतिम जब अंतिम उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी, एनसीईआरटी का सवाल है, क्या है, जब अंतिम उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी दी हुई तो स्वायत्त व्यय गुणक कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, इस हाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई व्हेन एमपीसी गिवन। एमपीसी दिया हुआ रहेगा तो अब एमपीसी अगर यदि एमपीसी दिया हुआ रहता है तो अब जो स्वायत्त व्यय गुणांक जो होती है वो आप कैसे निकालते हैं, ये भी पूछ सकती है सवाल। हाँ, ये पूछा गया मितव्ययिता के विरोधाभास से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये भी पूछ सकता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में अंतर स्पष्ट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। संतुलित बजट से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय द बैलेंस ऑफ बजट। सामूहिक मांग से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड। संतुलित बजट से क्या समझते हैं, व्हाट डू बैलेंस ऑफ बजट। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, कर क्या है, कर के प्रकार लिखे। व्हाट इज द टैक्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। 22 नंबर क्या, अवमूल्यन डिप्रिसिएशन एंड मुद्रा का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन में अंतर स्पष्ट करें। विनिमय डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्रिसिएशन वैल्यूएशन के बारे में पूछ सकता है। विनिमय दर से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट। प्रतिबंधित तरतीब विनिमय दर से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है, एक्सचेंज रेट। स्थिर विनिमय दर और तृतीय विनिमय दर से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोइंग एक्सचेंज रेट। विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, हाउ इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंडेड, ठीक है, थ्रू डिमांडेड, अच्छा किसके थ्रू से डिटरमाइंड होता है तो आपको पता चलेगा, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू से। फॉरेन करेंसी का जो डिमांड और सप्लाई के थ्रू से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है, उसका निर्धारण होता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल होता है लास्ट चैप्टर से, क्या है, भुगतान संतुलन क्या है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। व्हाट इज द बैलेंस पेमेंट, हाउ कैन एडवर्स बैलेंस पेमेंट टू बी करेक्ट, है ना। व्यापार शेष से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें भी 28 सवाल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 27 सवाल, इसमें 28 सवाल। इतना आप करके नहीं जाओगे, इतना करके जरूर जाना। इतना कर लिए तो सच में सच में सच में भरोसा कर लो, अच्छा से एकदम गांठ बांध लो, एग्जाम में नहीं छूटेगा। पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, गारंटी नहीं, 100% गारंटी। तो आप लोग जरूर क्लास को करो अच्छा से, दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो सबको, और कोई भी दिक्कत होता है किसी भी चीज में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। तब तक के लिए डीडी पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। देखते रहिए, सब क्लास इंपॉर्टेंट्स है डीडी पाठशाला के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सीधे सीधे सारे टीचर लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो डीडी पाठशाला के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।